नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज 3 मुद्दों पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय सरदाना साहब जुड़ने वाले हैं। ये 3 विषय हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उनके चुनाव प्रचार का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत सहारनपुर और शामली जैसी जगहों से हुई हैं। उनके जो शुरुआती भाषण हैं, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार में। उन्होंने अतीक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जो बदमाश हैं, जो माफिया हैं, वो अब अतीत का विषय हो चुके हैं। अब तो यहाँ ना दंगा होता है, ना अब कोई गुंडा दिखाई देता है, बल्कि वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं। और अब तो हालत ये है कि इनके लिए कोई 2 बूंद आंसू भी छलकाने को, दिखाने को तैयार नहीं है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो ये मॉडल है माफियाओं से निपटने का, ये कितना कारगर रहा है, चुनाव में ये कितना कारगर साबित होगा, और क्या योगी का ये मॉडल पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है गुंडे बदमाशों माफियाओं पर। और इनके निपटने से उत्तर प्रदेश में जो विकास का माहौल बना है, पूंजी निवेश का माहौल बना है, वो सारी चीजें भी हम और आप देख रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा होगा विपक्षी एकता के लिए जो मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू की है। वो ममता बनर्जी के पास गए, वो अखिलेश यादव से मिले सोमवार को। इससे पहले आपको ध्यान होगा मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिले थे, शरद पवार और दूसरे नेताओं से भी उनके मिलने की कवायद है। तो ये 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस तरह की मुलाकातें बढ़ रही हैं। सीरियसली सब लोग इकट्ठा हो पाएंगे क्या, और हो पाएंगे जो अलग अलग नेताओं के ख्वाब हैं प्रधानमंत्री बनने के, वो कैसे हल होंगे। और इसका जो ये इकट्ठा होने की एक मुहिम शुरू हुई है, इसका कोई देश के मतदाताओं पर किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं। और तीसरा जो मुद्दा है, वो है राहुल गांधी की कर्नाटक की जनसभा का, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं कि जिससे लगता है 2024 में अगर कोई चमत्कार हो जाता है, उनकी सत्ता में वापसी हो जाती है, तो वो जीएसटी भी हटा देंगे, वो अग्निवीर भर्ती योजना को भी खत्म कर देंगे, वापस ले लेंगे, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर देंगे। ये कितनी व्यवहारिक बातें हैं, इन पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो जोड़ लेते हैं विजय सरदाना साहब को और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका माइक शायद म्यूट है। प्रणाम सर, आपको सभी दर्शकों को बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान पर आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और शामली की सभाओं में ये जानकारी दी कि 66 माफियाओं की लिस्ट पिछले दिनों जारी की है। इनको गिरफ्तार करने या जो भी आप समझ लीजिए कि ठिकाने लगाने के लिए। और उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई पुलिस हिरासत में मारे गए। 3 बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। उससे पहले असद और उसका शूटर मारा गया था, और उससे भी पहले 2 और बदमाश मारे गए थे जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे।
तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान शामली में जो बात कही थी कि हम 10 मार्च को जब सत्ता में वापसी करेंगे तो इनकी गर्मी शांत कर देंगे, तो उन्होंने पूछा लोगों से कि गर्मी शांत हुई या नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो गुंडे, बदमाश, माफिया हैं, ये अब अतीत हो गए हैं और जो इनका सफाया हो रहा है या जेलों में डाला जा रहा है, अब इनके लिए कोई 2 बूंद बहाने को भी तैयार नहीं है। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, इसके आप क्या मतलब समझते हैं और इसका कितना महत्व है? क्या चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में वो इसको, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने जा रहे हैं? ओंकार जी, एक बार सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। सर देखिए, इस समय तो अगर हमें रिफ्लेक्ट करना है तो हमें 1 साल पहले जाना पड़ेगा, जब हम बात कर रहे थे यूपी के चुनाव को लेके। उस समय किसान आंदोलन पीक पे था, किसानों का मुद्दा था। वेस्टर्न यूपी में जिन क्षेत्रों में आपने बात करी, वहां पे काफी किसान आंदोलन के समर्थक थे, काफी सारे नेता वहां से उठे। उन सब के बीच जब लोगों ने जाके किसानों से बात करी कि भाई ये किसान आंदोलन, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार किसान विरोधी है, हमें इसको हराना है वगैरह वगैरह, तो किसानों ने एक बात कही थी कि देखिए, जहां तक किसानों के मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार ने और योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया है। एक समय था जब माँ बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी, हमेशा लोग 6-7 बजे अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाते थे, और आज अगर कोई लेट नाइट भी ऑफिस से आता है, काम करके आता है, तो वो निश्चिंत रूप से आता है और घर में भी इस बात का टेंशन नहीं है कि कहीं रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए। ये उस समय की स्थिति थी जब किसान आंदोलन पीक पे था। तो इस बात को मैं इसलिए यहां कहना चाह रहा हूं सर, कि यूपी की जनता इस बात को समझती है कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, और मेरे ख्याल से योगी साहब भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उनको पता है कि मेरे को क्या करना है ताकि जनता को सुकून मिले, जनता मेरा साथ दे। और यूपी में जिस तरह से कहा जाता था कि भाई आप किसी भी तरह का अगर माफिया है तो आप यूपी चले जाइए, अगर आपको देखना है कि माफियाओं का असर क्या होता है। इसीलिए कोई इन्वेस्टर नहीं आया, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया था यूपी में। जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आया वो था दिल्ली के आसपास, नोएडा में। इनफैक्ट जो अच्छा खासा बिजनेस कानपुर में होता था, बाकी क्षेत्रों में होता था, वहां से भी बिजनेसमैन पलायन कर गए थे। तो ये स्थिति तो यूपी की है, और यूपी के बिजनेसमैन से या यूपी के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनसे ज्यादा कौन जानता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि योगी साहब इस बात को जानते हैं, और जनता ने अपना समर्थन जब किसान आंदोलन के समय दिया कि हमने इसलिए योगी को साथ देना है क्योंकि उसका लॉ एंड ऑर्डर हमें, मतलब उनके कारण लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर कोई एक दिन की चीज नहीं है। जैसे हम बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, हॉस्पिटल सुविधाओं की बात करते हैं, एजुकेशन सुविधाओं की बात करते हैं, इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर भी ये हमारी जिंदगी में रोज असर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 12 महीने में से 6 महीने तो सर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और 6 महीने खराब है तो आप झेल लीजिए। ऐसे कोई आदमी खुश नहीं रह सकता। उसको 12 महीने 365 दिन शांति चाहिए अपनी जिंदगी में। और इसीलिए जो योगी जी ने कहा वो वही बात कही जो जनता कह रही है, जनता चाह रही है। और एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते अगर वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, और एज ए राजनीतिज्ञ अगर वो इस बात को कह के जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बुराई नहीं। विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में
एक बहुत बुरा दौर देखा गया है, लंबे समय तक देखा गया है। जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही या मायावती की भी सरकार रही, तब भी जो गुंडे बदमाश थे, जो माफिया थे, वो खूब फले-फूले और जिस तरह का दहशत का एक माहौल हुआ करता था, वो उत्तर प्रदेश की जनता कभी भूल भी नहीं पाएगी। क्या इस माहौल से तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ पब्लिक गई और भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी उम्मीदें थी, अपेक्षा थी गुड गवर्नेंस की और गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगाने की या जेल में डालने की, और चूंकि बीमारू प्रदेश माने जाते थे, एक दौर में मुझे याद है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहना शुरू कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने जो भी जिक्र किया, पूंजी निवेश आए हैं, 33 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। वो जमीन पर कब तक उतरेंगे ये बाद की बात है, लेकिन प्रस्ताव आए हैं और ये इसलिए आए हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर हुआ है, बढ़िया सड़कें बन रही हैं, नए-नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो उम्मीद जगाता है योगी का ये मॉडल। निश्चित रूप से सर, देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ से ज्यादा की जिस राज्य में आबादी हो, सारे संसाधन हो, तराई से लेकर समतल जमीन तक हर तरह की जलवायु हो, दुनिया भर के सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट स्पॉट देखें तो शायद यूपी में है, जो हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर सेंसिबल गवर्नमेंट होगी तो उसको दिखता है कि यूपी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप यूपी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो फिर हिंदुस्तान के किस राज्य का करेंगे? जितने संसाधन यूपी में हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज यूपी में हैं, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, आईटी सिस्टम्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बैंकिंग सर्विसेज की बात करें, सर 23 करोड़ की आबादी के तो देश ही नहीं है दुनिया में। और वो आज आप देखिए ना, दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें से कितने देश हैं जिनकी आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। अगर सही। आप हटा दें चाइना और अमेरिका को, बाकी जितने देश हैं मेरे ख्याल से वो यूपी से छोटे हैं, और वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अपॉर्चुनिटी तो सबको दिख रही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हमने यूपी को सिर्फ एक पॉलिटिकल अखाड़ा बना के छोड़ दिया था। इसी कारण अगर यूपी में आप समझिए सर कि 140 में से अगर 23 करोड़, ऑलमोस्ट 1/6 अगर यूपी है, और अगर यूपी में पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होती है तो देश का एवरेज कितनी तेजी से बदलेगा। देश को अगर हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, अगर यूपी को आप 1 ट्रिलियन बना देते हैं तो मेरे ख्याल से काम आसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी का जो पोटेंशियल है, अगर हम उसको ढंग से एक्सप्लोर करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण होगा कि यूपी की जनता इस बात को मतलब कि नहीं सराहेगी कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के कदम उठाता है। तो यूपी की जनता अब समझ रही है। यूपी की जनता ने पहले पूरी राजनीति देखी, उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से जातिवाद ने उनको बर्बाद किया। अब उन्होंने ये भी देखा कि अगर अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के क्या फायदे हैं। अब ये जब बेसिक स्थिति अगर योगी साहब ठीक कर देते हैं तो इसका नेक्स्ट आउटकम होगा कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है, लेकिन अब ये यूपी की जनता के ऊपर है कि वो इन्वेस्टर्स को क्या कॉन्फिडेंस देते हैं कि क्या वो फिर दलगत राजनीति में, जातिवाद में जाके अपना भविष्य बर्बाद करेंगे, या वो एक स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर देंगे जिससे स्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये यूपी की जनता को सोचना है। और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में कोई भी इतना अज्ञानी या मूर्ख नहीं है कि अपना नुकसान खुद करे। अगले सवाल पर आते हैं विजय जी। योगी का जो मॉडल है, यानी जो गुंडे हैं, बदमाश हैं,
माफिया हैं, उनसे निपटना। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश की है। बहुत सारे राज्यों में इस तरह के तत्व हैं जो समाज को और अल्टीमेटली उस प्रदेश को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। क्या योगी का मॉडल अलग-अलग प्रदेशों में लागू हो सकता है? कुछ राज्यों ने तो कहना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि काश योगी आदित्यनाथ हमारे जैसे सूबे में मुख्यमंत्री होते। कर्नाटक में भी ये आवाज़ें सुनी गई हैं और हमारे एक मित्र हैं अभिषेक तिवारी, हमारे साथ जुड़ते हैं। वो उनका कहना था कि जिस दिन असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए, वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर थे और जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई तो वहाँ खड़े होकर के पैसेंजर्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो क्या योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा है? उनके अनुयायी, उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं? उनके जैसा चीफ मिनिस्टर चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है? सर, ये बात तो सही है। इस बात को हमें समझना होगा कि कोई भी डिसिसिव लीडरशिप होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। आज आप देखिए कि दुनिया में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया एक ऐसा लीडर चाहती है, एक ऐसा सिचुएशन चाहती है कि उनका लीडर कड़े फैसले ले और जनता के हित में फैसले ले। कोई जरूरी नहीं है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो, बिजली पानी फ्री कर दिया और उसको रिजर्वेशन दे दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये आरक्षण दे दिया, उसको ये लॉलीपॉप दे दी। जनता अब ये नहीं चाहती है, तो वो जमाने गए। लोग कहते हैं इसके चक्कर में हम खुद ही बर्बाद होते हैं, क्योंकि इससे जब भी आप इस तरह के लॉलीपॉप और आरक्षण देने की बात करते हैं, ये अंग्रेजों की नीति है, डिवाइड एंड रूल। और जो भारत का यूथ है वो कहता है हमें आपसे लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आप हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। हम अपनी दुकान खुद चला लेंगे, लेकिन बस इस बात की गारंटी करिए कि आके हमें ना तो कोई गुंडा तंग करे, ना इंस्पेक्टर तंग करे। आप बस ये गारंटी ले लीजिए, बाकी हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। हम आपकी लॉलीपॉप लेके एक तरफ गुंडा राज और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राज नहीं चाहिए हमको। हमें आपका हैरेसमेंट नहीं चाहिए। तो आज जनता बहुत क्लियर है, क्या आप हमें गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिला सकते हैं या नहीं? अगर आप नहीं दिला सकते तो आप जितने मर्जी लॉलीपॉप बांट लीजिए, हमें नहीं चाहिए। ये जो भी आत्मनिर्भर जनता है देश की, जो पढ़ी लिखी है, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, वो कहती है आप हमारे लिए इकोसिस्टम क्रिएट करिए, हम मेहनत से आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर सिर्फ दीमक की तरह चिपके रहना चाहते हैं कि नहीं हमें तो फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, हमें तो सिर्फ सब्सिडी के नाम पे ही गुजारा करना है। मैं कह रहा हूं, जो लोग बीपीएल हैं, जो मजबूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको जरूर सहायता दीजिए, ताकि हम उसको सिर्फ सहायता ही नहीं, जिसे हम कहते हैं ना कि मछली नहीं, मछली पकड़ना भी सिखाइए। आप उनको आर्थिक सहायता दीजिए, साथ ही साथ उनका जितने बीपीएल फैमिलीज के बच्चे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट में एडमिशन कराइए, ताकि वो अपनी स्किल इंप्रूव करके अपनी आमदनी बढ़ाएं और बीपीएल लेवल से बाहर निकलें। आप सिर्फ उनको 2000 5000 रुपए दे देंगे और स्किल डेवलपमेंट नहीं देंगे तो ये पूरी जिंदगी की लायबिलिटी है, ना उनको अच्छा लगता है, ना समाज के हित में। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है सर, कि आर्थिक स्थिति में इस देश को संभालना होगा। और जहां तक बात है, योगी साहब ने जो कहा है कि भाई पहले चलो मैं गुंडा राज तो खत्म करता हूं, लेकिन अब मोदी साहब और योगी साहब की मेरे को तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इंस्पेक्टर राज कम खत्म करें। आपने अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे कितना भ्रष्टाचार है कभी आप लोकल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पूछिए तो सही। आपके इंस्पेक्टर्स, आपके यहाँ पे किस तरह से हैरेसमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज का, उसको कौन रोकेगा? तो सिर्फ मंत्रियों के लेवल पे या मंत्रिमंडल के लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं है, अच्छी बात है, मैं कहूंगा वो स्टेप 1 है, लेकिन स्टेप 2 कब लेंगे? आज सवाल ये है योगी साहब से, मोदी साहब से भी मेरा सवाल यही है
कि जब मैं इंडस्ट्री से मिलता हूं, जब मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो परेशान है लोग। तो ये हमें समझना होगा कि सिर्फ ये कहना कि हमने गुंडाराज खत्म कर दिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो प्री कंडीशन है। अब स्टेप 2 लेने की जरूरत है, और उम्मीद है कि सरकार इस पे भी जल्दी ही कदम उठाएगी, ताकि आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरे और रोजगार क्रिएट हो। बिल्कुल सही बात है। अगले विषय पर चलते हैं विजय जी। नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं कि जेपी आंदोलन के गर्भ से निकले थे, कांग्रेस का विरोध करते हुए निकले थे और लंबे समय तक कांग्रेस के ही खिलाफ राजनीति करते रहे। लेकिन आजकल वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चेहरे विपक्ष के कांग्रेस के साथ आने को, खड़े होने को तैयार नहीं है, और अलग अलग अवसर पर ऐसे चेहरों को हमने देखा भी है कि वो कांग्रेस से कटे कटे रहे हैं। वो अपने बल पर अपनी राजनीति को अपने प्रदेशों में आगे बढ़ाना चाहते हैं और स्ट्रेंथन होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना चाहते हैं 2024 के लिए। ऐसे दलों में अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, शायद वहाँ समझबूझ बनी हो कि नीतीश को आगे करो, कोशिश करो ऐसे नेताओं को मनाने की। अभी आज की खबर है कि अखिलेश यादव से मिले, ममता बनर्जी से मिले। अखिलेश ने कुछ खास कहा नहीं, सिवाय इसके कि विपक्ष एकजुट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बिहार में मेल जोल करके इस गठबंधन को मजबूत करेंगे। इससे आगे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं कहा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि नीतीश की एक तो विश्वसनीयता कितनी है, इन नेताओं की भी अपने राज्यों के बाहर प्रभाव कितना है, और अगर चुनाव से ठीक पहले 2014 में भी देखा, 19 में भी देखा, 24 में भी देख रहे हैं, ये एकता की कवायद शुरू होती है तो जनता इसको कितनी सीरियसली लेती है। सर ये देखिए, ऑनेस्टली हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो अपनी राजनीति के हित में जो है वो करे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे तो इसमें कोई दम दिखता नहीं। कारण बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें कोई बहुत ज्यादा गूढ़ चिंतन की भी जरूरत नहीं। एक तरफ है बीजेपी, जो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी और उसके गठबंधन जो भी, तो एक का पार्टी वो हो गई। राहुल गांधी साहब का पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस रिवाइव हो। तो मुझे लगता है 50% से ज्यादा सीटों पर जो सीटें बची हुई हैं, मतलब पूरे लोकसभा की जो सीटें हैं, कम से कम 300-400 सीटों पर तो राहुल गांधी साहब भी चाहेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो। तो 2 कैंडिडेट हर सीट पे तो ये हो गए ऑलमोस्ट। तीसरा नंबर आता है थर्ड फ्रंट का, जो नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा, उसमें यह कहा जाएगा कि ममता दीदी बंगाल में अपने आदमी खड़े करेंगी, बिहार में नीतीश कुमार जी खड़ा करेंगे। अब जैसे ही आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में नीतीश जी को कितनी सीटें मिलेंगी और आरजेडी कितनी सीटें छोड़ेंगी, और बाकी जो इनके साथी छोटे बड़े दल हैं वो कितनी सीटों पे आएंगे। तो कुल मिला के जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, सीटों का बंटवारा शुरू होगा, ये मारकाट भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी ये उम्मीद करें कि बिहार में अगर वो 5 सीट पे लड़े, क्योंकि आरजेडी उनको 50% तो देने वाली नहीं, ये तो आप मान लीजिए। क्योंकि बिहार में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें आज अपना जो नीतीश कुमार जी का दल है वर्चुअली उसका सफाया हो चुका है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल कोई सही, बचा नहीं। सही। तो जब नीतीश कुमार जी का कोई बेस बचा नहीं, आधार बचा नहीं, अगर वो आधार बढ़ाते हैं तो सीधा खतरा आता है आरजेडी को। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो अपना अपना रास्ता नापेंगे, उनको आरजेडी और इनसे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले तो टसल आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी क्या ये कन्विंस कर पाएंगे आरजेडी को कि हम 50-50 कर लेते हैं।
या सिर्फ आरजेडी कहेगी हम आपको 5 सीट या 10 सीट दे देते हैं, आप उस पर लड़ लीजिए, बाकी पे हम लड़ेंगे। अगर 10 सीट भी आपको मिल जाती हैं और उसमें से अगर आप 50% भी जीत जाते हैं, मैं अगर ये मान लूं, तो 5 सीट का इंसान क्या दावा करेगा सेंट्रल लीडरशिप की? अच्छा, अब नीतीश जी चाहेंगे कि मैं बिहार से निकल के यूपी में जाऊं, तो क्या आपका जो अखिलेश जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, क्या ये नीतीश जी का स्वागत करेंगे या उनको कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, लेकिन घर से बात करिए, आप यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम वीडियो कॉल पे ही बात कर लेते हैं? तो क्या ऐसा होगा? तभी आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो झगड़े अभी शुरू हो जाए। इसी तरह से आप साउथ में चले जाइए, हर रीजनल पार्टी अपने अपने पूरे कैंडिडेट खड़े करेगी, और रीजनल पार्टी में भी स्ट्रांग में 2 रीजनल पार्टीज हैं और प्लस अब 2 सेंट्रल पार्टीज हैं। तो 2 रीजनल पार्टी और 2 सेंट्रल पार्टी, या तो ये कॉम्बिनेशन करके आमने सामने 2-2 हाथ करेंगे, या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या चौथा मुकाबला होगा। तो मुझे इसमें ये एकता की बात पब्लिक तक ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब वोटर इलेक्शन बूथ पे पहुंचता है, उसको इस बात का कोई कंसीडरेशन ये नहीं होता है कि मैं यहाँ पे अगर नीतीश कुमार जी को वोट दूंगा तो बंगाल में ममता दीदी स्ट्रेंथन होंगी, ये उसका क्राइटेरिया नहीं होता। वो ये इस गणना लगा के नहीं चलता है, वो ये देखता है कि मेरे साथ किसने क्या किया, जिस पे उसको भरोसा है वो उसको वोट देता है। वो थर्ड फ्रंट, कांग्रेस, बीजेपी नहीं देखता है। तो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ तो होता है सर बूथ का, जो आपका काउंटर से 100 मीटर पहले जब आप टिकट लेते हैं और जब तक आप बूथ तक जाते हैं, आप मन बना के आजकल आते हैं। वो जमाना गया कि आप ऑन द स्पॉट कैंपेन करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आजकल लोग मन बना लेते हैं इलेक्शन से 3 महीना पहले, अनलेस अदरवाइज की बहुत कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए 3 महीने पे। तो वो जमाना गया कि जब आप इलेक्शन दे के भाषणबाजी करके जनता को इन्फ्लुएंस करते हो। जनता 12 महीने आज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, जनता के विचार रोज रिफाइन हो रहे हैं, और एक इलेक्शन रैली से या भाषण से कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में सिर्फ इलेक्शन और भाषण रैली का फर्क इतना होता है कि जो लोग नेताओं को दूर से टीवी पे देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक बार जरा आमने सामने देख लें। ये सिर्फ उतना ही प्रचार रह गया है। अगर आप उनसे ये पूछें कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा आपकी रैली में, 5 पॉइंट गिनाइए, मुझे नहीं लगता किसी को याद हो। अभी सर्वे करके देख लीजिएगा। नहीं, राहुल गांधी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी बात है, क्या बोले 5 पॉइंट बताइए, लोग सिर खुजाने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये समझे कि जनता आज भी वही 1947 के दौर में है या 1980 के दौर में है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। विजय जी, क्या विपक्ष के पास एक भी ऐसा चेहरा है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक छवि हो या स्वीकार्यता हो, और विपक्ष क्या किसी एक चेहरे पर सहमत होगा, या देश को ये कहकर के जहां से में रखेगा कि अगर हमें बहुमत मिल जाता है, यानी विपक्ष को बहुमत मिल जाता है, तो हम बाद में तय कर लेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। तो क्या इस पर देश इन पर भरोसा करेगा? देखिए, देश का भावी प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी परिभाषा तो केजरीवाल साहब ने दे ही दी थी। उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका सीवी इकट्ठा करके जनता को दे देना चाहिए, और जनता उसमें सेलेक्ट कर ले कि हु शुड बी द राइट पीएम कैंडिडेट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि अब तो बायोडाटा की बात आ गई ना सर, कि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आप पढ़े लिखे भी होने चाहिए, नहीं तो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर देगा इस देश में। तो ये बात तो अब समझ में आ गई
तो इसका मतलब है कि लालू जी का नंबर नहीं आ सकता, ममता दीदी का मुझे नहीं पता क्वालिफिकेशन, बाकी जो रीजनल लीडर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है मुझे नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट्स होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। लेकिन अब उनमें से कितने पीएचडी हैं, कितने प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, कितने लॉयर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार जितने पीएम उम्मीदवार हैं उन सबका सीवी मंगवाना चाहिए और उस पर स्टडी करना चाहिए कि इस देश का पीएम बनने लायक कौन है। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये आदमी कैंडिडेट सही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल ये आ जाएगा कि ये जो गठबंधन है क्या उसको अपना नेता बनाना चाहते हैं। मोदी जी से फाइट तो बाद में है, पहले तो इंटरनल फाइट रिजॉल्व करनी होगी कि क्या केजरीवाल साहब को वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं, क्या ममता दीदी, नीतीश कुमार, साउथ के सारे लीडर्स क्या इस बात को तैयार हैं कि केजरीवाल साहब देश का पीएम चेहरा होंगे, शरद पवार साहब, इन सबको सोचना होगा। और अगर वो कहते हैं नहीं हमें पीएम कैंडिडेट केजरीवाल नहीं चाहिए, तो फिर बाकी जो चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? फिर आप कहेंगे जी ग्रेजुएट है, तो भाई बेटर है ना कि एक आईआईटी ग्रेजुएट ले लो। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र और हास्यास्पद होने वाली है, लेकिन प्रयास करना सबका जरूरी है। और जनता कभी कभी निर्णय ऐसे लेती है कि जो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी तो जैसा मैंने कहा कि अपनी जिंदगी में जो उसकी मुसीबतें हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सॉल्व नहीं करेगी तो ये तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको वोट दिया जाएगा। तो स्थिति है ऐसी। लेकिन अभी तक सेंट्रल लीडरशिप में मोदी को चुनौती देने वाला, अभी अगर कोई जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर अगर ऑपोजिशन ने आइडेंटिफाई नहीं किया और लिंगर ऑन करते रहे, तो जो माइलेज होना चाहिए एक लीडरशिप का, वो ऑपोजिशन को नहीं मिलेगा। और आज की दुनिया में अगर आपका लीडर नहीं है तो भीड़ को चुनाव में कोई वोट नहीं देता है। फिर तो वोट का मतलब ये है कि पता नहीं हम किसको दे रहे हैं, और आज की जनता अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये बात हमें समझनी। अब बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे पर। राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि साहब 2024 में हम सत्ता में अगर आते हैं तो जीएसटी को बदल देंगे। अभी जो जीएसटी बनाई गई है वो तो अमीर लोगों की मदद करने का काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर देंगे हम। तीसरा, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए पूरे ताकत लगा देंगे, पूरी जोर लगा देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को ले आएंगे। ये जो घोषणाएं ये कर रहे हैं ये कितनी व्यावहारिक हैं। और अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अग्निवीर भर्ती योजना पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, उसने भी मोहर लगाई है और ये कहा है कि ये राष्ट्र हित में है। हमारे सेना की जो एक उम्र घटाने की आवश्यकता थी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए, उसके लिहाज से ये सही है। और जीएसटी जब से लागू हुआ है, हालांकि शुरू में कम रेवेन्यू मिल रहा था, लेकिन इधर तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू जीएसटी से मिल रहा है। और जो हम पूरे देश में विकास होते हुए देख रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस कलेक्शन की भूमिका होती है। जम्मू कश्मीर हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ये सब मुद्दे वो क्यों उठा रहे हैं और क्या लोग इन मुद्दों पर उनको और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? देखिए दुख की बात यही है कि राहुल गांधी साहब जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनका कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम ये बदल देंगे वो बदल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल में जो भी डेवलपमेंट के या जो भी प्रोग्रेस हुआ वो सारा काम अनवाइंड किया जाएगा। जीएसटी को वापस, तो मतलब एक नया सिस्टम लेके आएंगे जिसमें दोबारा सारी चेंजेस होंगे। देश की जनता ने 370 हटा, उसके लिए जिस तरह से अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में,
उसको बदलाव किया गया, उसको वो वापस करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब अग्निवीर को वापस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी साहब अल्टरनेट नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, लेकिन बदले में आप लाएंगे क्या? ये भी तो बता दो ना, ताकि हम कंपेयर कर लें कि जो आप कह रहे हो उसका जो अल्टरनेट आप देने वाले हो वो बेहतर है। अल्टरनेट आप बता नहीं रहे। ये मैं हटा दूंगा, वो हटा दूंगा, कुछ तो होगा फिर उसकी जगह। तो क्या सारे सिस्टम पुराने वाले चलेंगे? अगर सारे सिस्टम पुराने वाले अच्छे होते तो फिर बदलाव की जरूरत क्या थी? और अगर आपको ये लगता है कि ये सारे के सारे सुझाव या बदलाव जो भी इस देश में हुए वो सिर्फ एक आदमी नरेंद्र मोदी ने किए हैं, उन्होंने ना डिफेंस मंत्रालय से ऑफिसरों से कंसल्ट किया, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री से किया, ना ऑपरेशनल जो फील्ड में जर्नल्स हैं, कर्नल्स हैं, उनसे किया, मतलब सारा काम एक ही आदमी ने अपने दिमाग से किया। तो अगर आपको ये लगता है कि ये सारे काम किए और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स कर दिया, देश की जनता ने भी एंडोर्स कर दिया, जीएसटी आने के बाद दोबारा उनको सत्ता मिल गई, तो देन यू शुड डिक्लेयर मिस्टर मोदी एज जीनियस। क्योंकि एक आदमी इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है और उसको हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, कोर्ट्स का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो फिर राहुल गांधी को तो ये मान लेना चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी इज जीनियस। लेकिन अगर आप मोदी साहब को जीनियस नहीं मानते तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि जो उनके एडवाइजर्स हैं वो जीनियस है, क्योंकि ये प्रक्रिया अपने आप तो आई नहीं, ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखे हुए थे। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्सेप्ट चुरा लिया। तो या तो मोदी साहब जीनियस हैं या उनके एडवाइजर्स जीनियस हैं। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी साहब जो मर्जी कहें, लेकिन जब तक आप अल्टरनेट नहीं दोगे तो भरोसा कैसे होगा? हम किस पे भरोसा करें कि राहुल गांधी को वोट हम दें, ठीक है, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया ना आप करोगे क्या। हो सकता है आप इससे भी खतरनाक काम कर जाओ, तो आप ये तो नहीं बता रहे ना। तो मुझे लगता है कि आज की जनता इन भुलाओं में आती नहीं है। लोग तो ये कहेंगे कि हम आप पहले प्रपोजल तो दो। ये तो ये बात हो गई कि आप कह रहे हो कि मेरे को आप अपना एडवांस बुकिंग कर लो, माल क्या आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। कौन करता है सर ऐसे? आज लोग अगर छोटी सी एडवांस बुकिंग के 10 रुपए भी देने होते हैं, लोग वो नहीं देते। आप तो ये उम्मीद कर रहे हो कि लोग आपकी बात पे भरोसा करें, वोट दे दें, और बाद में आप पिटारा खोल के बताओगे कि उसमें से क्या क्या निकलेगा। जनता वो नहीं रही। जनता कहती है अपफ्रंट आके सामने सीधी सीधी बात करिए, जमेगी तो हम आपके साथ चलेंगे, नहीं जमेगी तो जो चल रहा है उसको चलने दो। दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दुनिया को दिखाई दे रहा है वो हमारे विपक्ष को दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या आपकी समझ में आता है? क्योंकि चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हों, दबी जबान से ही सही, खाड़ी के देश हों, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो हों, वो सब भारत की प्रोग्रेस की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। और हमारा विपक्ष जो है वो हर समय मोदी की कमियां ही निकालता रहता है। क्या पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है? और अगर आप किसी एक या दो की भी आप सराहना करेंगे तो शायद लोग आप पर भरोसा करना शुरू करें कि भाई आप अगर मोदी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो उसकी सराहना भी आप कर रहे हैं। बाकी अगर जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उसकी आप आलोचना भी कर रहे हैं तो ठीक है। इनको एक भी अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी की सरकार में और फैसलों में। सर समस्या यही है हिंदुस्तान की राजनीति की कि हम लोग अपने विरोधियों के बारे में कभी अच्छी ओपिनियन नहीं रखते, और खासकर पब्लिकली नहीं रखते। पर्सनली तो ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपने भी देखा है पत्रकारिता में, और हमने भी देखा है बहुत क्लोजली, कि जब आप टीवी स्टूडियो में बैठे होते हैं, खासकर लाउंज में बिफोर डिबेट, तो चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, काफी आत्मीयता रहती है और रहती थी। अब थोड़ी सी जरूर एक गैप या
तलखी आ गई है, लेकिन एक समय था जब मुझे याद है कि आपस में बैठ के गप्पे मारा करते थे घंटों, स्टूडियो की लॉबी में बैठ के, और वहाँ ये कहते थे, यार तुम कहाँ रहते हो, शाम को चाय पीने कब चलोगे यार, कई दिन हो गए, आओ घर आ जाओ, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। और लोग कहते हैं ठीक है, कल मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं। एक ऑपोजिशन में और एक रूलिंग पार्टी में एक सद्भावना थी, एक कंफर्ट था, एक फ्रेंडशिप थी, मुद्दों की लड़ाई थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि मुद्दे तो हो गए हैं गौण, क्योंकि आज की तारीख में मुद्दे कोई ऐसे अपोजिशन के पास बचे नहीं। जब मुद्दे नहीं बचे तो वो फिर पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं। तो समस्या यही है कि पूरा ऑपोजिशन मोदी को जब अटैक करता है तो एक सबसे बड़ा जो खुद का एक्सपोजर वो कर देते हैं, वो ये एक्सपोजर कर रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और जब कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ये गलत है, वो खराब है, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे। लेके क्या आओगे, इस पे सब खामोश है, क्योंकि मुद्दा नहीं है। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अल्टरनेट क्या होना चाहिए। और यही ट्रेजेडी हो गई है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की कि आज की तारीख में मुद्दे विहीन राजनीति हो रही है, और इसीलिए आपको लॉलीपॉप का सहारा लेना पड़ रहा है, फ्री बीज का सहारा लेना पड़ रहा है कि हम आपको फ्री बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, मतलब हम आपको रिश्वत दे देंगे, आप हमें वोट दे देना। ये बहुत क्लियरली बताता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों की मानसिकता का दिवालियापन हो गया है, और ये उनके लिए भी खतरनाक है और देश की राजनीति के लिए भी खतरनाक है। अब जब तक आप अल्टरनेट नहीं दोगे तो जनता किसको वोट देगी? तो फिर वही है, स्टेटस को मेंटेन रखेंगे और वो विपक्ष को सूट नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। कई मुद्दों पर आज चर्चा की है हमने, और हमेशा की तरह बहुत गहनता से आपने तर्क संगत बातें रखते हुए उन विषयों पर अपने विचार रखे हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।